Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today, we are going to continue our series of History of English Literature by R.D. Trivedi. In the previous video, we had studied about the historical background of Middle English period. Now, we are going to study the Middle English literature, about the first period of Middle English literature. The first period of Middle English literature, like Anglo-Saxon literature, can interest only the advanced or specialist student. So a brief account of it's all that is necessary for the student of modern English literature, which really begins with Chaucer, who belongs to the second period of Middle English. Middle English is the name given to the transition between the Old English was changing into modern English. This period lasted roughly 350 years from the Norman conquest to the end of the 14th century. तो बेसिकली जो हमारा मिडल इंग्लिश लिटरेचर है या मिडल इंग्लिश पीरियड है वो एक चेंजिंग फेज़ है। चेंजिंग फेज़ क्यों है? क्योंकि जो हमारी ओल्ड इंग्लिश है वो अब मॉडर्न में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। तो एक ट्रांजिशनल स्टेज है इस टाइम पे इंग्लिश लिटरेचर की या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर अब धीरे धीरे जो है इंग्लिश की ग्रोथ हो रही है। तो मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एक ट्रांजिशनल फेज़ है कि हमारी जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश कैसे हुई थी, तो उसका एक ट्रांजिशनल फेज़ है। एंड चौसर जिसने जो है जो कि एक मॉडर्न पोइट थे या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, तो हम उन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए एक स्टैंड प्रोवाइड किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज अब तक सिर्फ लोअर पीपल थे, जो पुअर पीपल थे वो यूज़ करते थे। तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा एक सुपीरियर लैंग्वेज नहीं थी इस टाइम पे। इंग्लिश एक इन्फीरियर लैंग्वेज थी क्योंकि जो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज थी वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी इस टाइम पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ सुपीरियर, नॉट सुपीरियर बट इन्फीरियर। लेकिन जो चौसर है उन्होंने इंग्लिश को ही चूज़ किया अपनी राइटिंग्स के लिए। तो जो मिडल इंग्लिश पीरियड है वो हमारा कब से कब तक है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 एडी में हुआ था, वहाँ से लेकर हमारा 14th सेंचुरी, एंड ऑफ 14th सेंचुरी, वहाँ तक हमारा मिडल इंग्लिश पीरियड डिवाइड है। The literature of the first Middle English period of 3 centuries has little intrinsic worth, but it is historical important in view of the part it played in the evolution of modern English literature। कि जो हमारा लिटरेचर है मिडल इंग्लिश, अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड का, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे इतना लिटरेचर लिखा ही नहीं गया। लेकिन जितना भी लिखा गया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर की नींव कैसे पड़ी थी। द फर्स्ट 150 ईयर्स आर ए ब्लैंक एज नथिंग नोटवर्थी वॉज प्रोड्यूस टिल द बिगनिंग ऑफ द 13th century। देयर मे बी सेवरल रीजन्स, मे बी द कॉन्क्वेस्ट हैड टर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो स्टार्टिंग के जो 150 ईयर्स हैं वो ब्लैंक ही हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लिखा ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पीरियड ये, क्योंकि एक क्यों नहीं लिखा जा रहा था उस टाइम पे लिटरेचर? हो सकता है कि जो अभी अभी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है इंग्लैंड के ऊपर, या जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर है वो उसने प्रिवेंट किया इट फ्रॉम द फर्दर एडवांस। बिसाइड द नॉर्मन्स एट द कॉन्क्वेस्ट हैड नो लिटरेचर टू ऑफर इन इट्स प्लेस। फ्रेंच लिटरेचर वॉज इट इन फैंसी एट द कॉन्क्वेस्ट। कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर और इंग्लिश कल्चर के ऊपर जो है फ्रेंच लैंग्वेज का और फ्रेंच कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था। तो फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच लिटरेचर भी उस टाइम पे अपनी इन्फेंसी की स्टेज में था, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ था लेकिन इन्फेंसी था। लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे यूरोप में जो है वो पॉपुलर हो गया। तो पूरे यूरोप में फ्रेंच लिटरेचर को ज़्यादा पसंद किया जा रहा था उस टाइम पे। एंड during the 12th and 13th century it developed rapidly into the dominant literature of Europe। तो फ्रेंच लिटरेचर जो है उस टाइम पे डोमिनेंट लिटरेचर बन गया यूरोप का। वट एवर द रीज़न फॉर द डर्थ ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द 11th and 12th century, the fact remains that when English literature revived at the beginning of the 13th century, it looked to French models and not to Anglo-Saxon।
कि इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं कि फ्रेंच लिटरेचर इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों था, लेकिन जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो फ्रेंच मॉडल्स को ही फॉलो कर रहे थे। वो एंग्लो सेक्शंस जो मॉडल्स थे उनको फॉलो ना करके वो फ्रेंच लिटरेचर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। द फ्रेंच लिटरेचर विच द नॉर्मन्स नाउ ब्रॉट टू इंग्लैंड वॉज गे एंड कलरफुल इन स्पिरिट, सॉफ्ट इन वोकेबलरी एंड म्यूजिकल इन इट्स राइम वर्ड्स। कि जो ये राइटर्स हैं इंग्लिश राइटर, ये फ्रेंच लिटरेचर से इतने ज़्यादा क्यों अफेक्ट हो रहे थे, क्यों इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, वो क्यों, क्योंकि फ्रेंच लिटरेचर जो है वो बड़ा कलरफुल था, उसकी वोकेबलरी बहुत सॉफ्ट थी, म्यूज़िकल था, राइमिंग वर्ड्स लिखी जा रही थी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश राइटर्स को बड़ी एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि बड़ी ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही थी एज अपोज टू दिस द एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। और इसके अपोजिट जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर है वो चीयरलेस था, ह्यूमरलेस था, और उसकी वोकेबलरी भी बहुत हार्ड थी, मोनोटोनस था, और उसमें एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। तो वो एक तरीके से नीरस लिटरेचर लग रहा था इंग्लिश राइटर्स को। और फ्रेंच लिटरेचर जो है वो एक कलरफुल, उसकी वोकेबलरी बहुत सॉफ्ट थी, तो राइमिंग वर्ड्स, वो सभी चीज़ें इंग्लिश राइटर्स को अट्रैक्ट कर रही थी। इट इज़ ट्रू दैट इट हैड मोर थॉट एंड फीलिंग द हाई सीरियसनेस डिमांडेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, बट टू मच ऑफ इट कैन बी सफोकेटिंग एंड देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एंग्लो सेक्शन पोएट्री इज़ ऑन द वॉल डिप्रेसिंग। कि ये सच है कि इट हैड मोर थॉट, बेशक से ये जो फ्रेंच लिटरेचर जो है वो उसको हम ये कह सकते हैं कि मोर थॉट, इट हैड मोर थॉट एंड फीलिंग द हाई सीरियसनेस। कि जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर है वो उसमें हाई सीरियसनेस तो थी, लेकिन जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने डिमांड की है कि लिटरेचर, ग्रेट लिटरेचर के लिए, ग्रेट लिटरेरी पीस लिखने के लिए उसमें हाई सीरियसनेस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में थी। लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि एक विक्टोरियन पोइट है एंड क्रिटिक है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारे जोफ्री चौसर्स हैं उनके वर्क में लैक ऑफ हाई सीरियसनेस है, मतलब उनके वर्क ज़्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं लिखे गए हैं। बट टू मच ऑफ इट कैन बी सफोकेटिंग एंड देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एंग्लो सेक्शन poetry is on the whole depressing. French literature on the other hand was bright, romantic and entertaining. लेकिन सच यही है कि जो हमारा फ्रेंच लिटरेचर है वो ब्राइट है, रोमांटिक है, एंटरटेनिंग है। Whatever the relative merit of the two literature, the English were captivated by the romantic features of French literature, which turned the stream of English literature into entirely different channel. कि रीज़न कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो इंग्लिश राइटर हैं वो फ्रेंच वोकैब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी। France was at the time the cultural center of Europe, and it is not surprising that the English, a defeated race smarting under a sense of inferiority, तो इंग्लिश नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में इंग्लैंड की हार हुई थी, तो एक तरीके से इंग्लैंड जो है अपने आप को इन्फीरियर समझ रहा था एज ए मैनर ऑफ कल्चर में भी और लैंग्वेज में भी, इसलिए वो फ्रेंच मॉडल्स को फॉलो कर रही थी। उन्होंने जो है सारे फ्रेंच मॉडल्स को कॉपी किया। द पोजीशन वाज एनालॉग्स टू दैट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल व्हेन इंडियंस अडॉप्टेड not only English ways but also English literary model in their vernacular writing as a process which is still continuing and which has contributed not a little to the enrichment of Indian literature। और हमें भी पता है कि जैसे इस सेम पोजीशन थी, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो इंडियन राइटर जो है वो इंग्लिश कल्चर मैनर से बड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो इसीलिए इसी तरीके से उस टाइम पे इंडियंस की जो कंडीशन है वो इंग्लिश की जो कंडीशन है वो इंडियंस की कंडीशन की तरह थी, और वो उनको फ्रेंच मॉडल्स को सुपीरियर मान रहे थे। दिस रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगेन इन द रेन ऑफ किंग जॉन। और जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका रिवाइवल जो है वो किंग जॉन के टाइम पे शुरू हुआ, बाय विच टाइम द टू रेसेस हैड बिगन टू मिक्स freely. We have seen how the English and the Normans
कंबाइन टू फोर्स जॉन टू साइन द मैग्ना कार्टा। क्योंकि ये जो रिवाइवल हुआ इंग्लिश लिटरेचर का वो किंग जॉन के टाइम पे क्यों हुआ, क्योंकि किंग जॉन क्योंकि उस टाइम पे एक तो इंग्लिश और नॉर्मन्स दोनों रेसेस जो है वो मिक्सअप हो चुकी थी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, और इन दोनों रेसेस ने फोर्स किया किंग जॉन को टू साइन द मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा को साइन करने के लिए। मैग्ना कार्टा क्या था कि मैग्ना कार्टा के अंदर मतलब ये लिखा गया था कि जो किंग है उसको भी जो लॉ है वो मानने पड़ेंगे, मतलब किंग को भी, किंग के ऊपर भी कुछ स्पेशल रूल्स बना दिए जो किंग को फॉलो करने ही होंगे। The loss of John's French possession tended further to cement the bonds of unity between the English and the French. English, so far a despised tongue, came to the fore and in course of time replaced French, with English attaining the dignity of a written language. English literature too revived. The first noteworthy work produced under French influence is Laymon's Brut, written about 1205। जो हमारा फ्रेंच लिटरेचर से पहला इन्फ्लुएंस्ड वर्क है वो है लेमन्स का ब्रूट, जो कि 1205 के अराउंड लिखा गया था। और इसमें जो है ये क्या है, एक पोइट्री है। दिस वॉल्यूमिनस पोएम ऑफ अबाउट 30,000 लाइन्स इन ए लीजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन नेम्ड आफ्टर ब्रूट और ब्रूटस। और इसमें जो है किसकी, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की हिस्ट्री को बताया गया है, जो कि किंग ब्रूटस के नाम पे इंग्लैंड का नाम पड़ा है, ब्रिटिश का नाम पड़ा है। द ग्रैंड सन ऑफ एनीज वन ऑफ द हीरोज ऑफ ट्रॉय, जो कि ब्रूटस जो है वो किसका ग्रैंड सन है, एनीज का, जो कि एक हीरो था ट्रॉय का। ब्रूटस इज द सपोज्ड फाउंडर ऑफ ब्रिटेन, कि जो हमारे ब्रिटेन है उसके जो फाउंडर हैं वो हम ब्रूटस को मानते हैं। एंड ऑफ न्यू ट्रॉय ऑफ और लंदन, और न्यू ट्रॉय किसको बोल रहे हैं, लंदन को, कि ब्रूटस इसके फाउंडर हैं। लेमन ब्रिंग्स हिज अकाउंट डाउन टू कैटवोल्डर द लास्ट ऑफ कैल्टिक किंग्स। तो रेमन जो है वो कैटवोल्डर से, जो कि लास्ट है कैल्टिक किंग, उस वहाँ से मतलब वहाँ तक ब्रिटेन के बारे में बताते हैं। दिस वर्क इज़ ए ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच, बट वट मेक्स इट इंटरेस्टिंग इज़ दैट इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर। कि ये जो वर्क है लेमन्स ब्रूट, ये एक ट्रांसलेशन है फ्रेंच वर्क की, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है इसने इंग्लिश लिटरेचर में किंग आर्थर की स्टोरीज़, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा राइटर्स ने किंग आर्थर की स्टोरीज़ को रिटेल किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया। इट ऑल्सो कंटेन्स अमंग अदर थिंग्स द स्टोरी ऑफ किंग लियर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ कॉमर्स। और इसमें अदर स्टोरीज़ भी हैं, जैसे किंग लियर की स्टोरी है, लास्ट पार्ट ऑफ कॉमर्स, जो कि जॉन मिल्टन का भी वर्क है, कार्केडस एंड कॉमर्स, वहाँ से भी ये उसका भी पार्ट है इसमें। More interesting still in Layman's versification, which is a blending of the old and the new। और सबसे ज़्यादा यूनिक बात ये है कि जो लेमन की जो डिक्शन है वो ओल्ड और न्यू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। He has not abandoned the Anglo-Saxon alliterative system altogether, but now and then stumbles upon rhyme। कि उसने जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में जो एलिट्रेटिव सिस्टम ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था उसको भी यूज़ किया है, और जो फ्रेंच लिटरेचर की जो राइमिंग उनको भी फॉलो किया है। तो एक इट्स अ मिक्सअप। ए लिटिल लेटर अपीयर्ड ओरम्स और मुलम, ए वर्स पैराफ्रेज ऑफ द चर्च गोस्पल। उसके बाद ओरम की और मुलम आई, जो कि एक वर्स है। दिस थ्रो राइमलेस गोज फर्दर इन अडोप्टिंग द फ्रेंच रेगुलरिटी इन द नंबर ऑफ सिलेबल्स। कि दिस दाउ राइमलेस, ये राइमलेस है, राइमफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ हद तक जो है ओरम्स ने फ्रेंच मैनर को अडॉप्ट किया है। मोर एवर दिस लेवल फ्रॉम iambic fit a little later came to prose treatise the encrine rival और द रूल ऑफ एनाकोर्सिस। फिर एनक्रीन्स राइवले ये लिखेगी, कंटेनिंग रूल फॉर द गाइडेंस ऑफ 3 एनाकोर्सिस और लेडीज who had taken to religious life but were not strictly governed by the discipline of none। The number of French words in it suggests a French original and its prose style is a great advance over the Anglo-Saxon। The most interesting of the early production however is the Owl and the Nightingale। ये बहुत important है हमारे लिए।
आउल एंड द नाइटिंगल, ये क्या है, एक डिबेट है बिटवीन द टू बर्ड्स, दो बर्ड्स के बीच में डिबेट दिखाई गई है इस पोएम में, और आउल और नाइटिंगेल के बीच में, एंड देयर रिलेटिव मैरिट्स। इट हैज़ ड्रॉप्ड द एंग्लो सेक्शन alliteration altogether and it is written in the rhyming octosyllabic couplet of the French। और इसने जो है एंग्लो सेक्शन लिटरेचर के एलिट्रेशन को बिल्कुल छोड़ दिया, उसको अडोप्ट नहीं किया, बल्कि जो फ्रेंच लिटरेचर की जो राइमिंग ऑटोसिलेबिक कपलेट थी उनको चूज़ किया इसके लिए। ऑल द अबव मेंशन वर्क वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 13th सेंचुरी। ये सारे जो वर्क है, जो हमारी ओरमुलम्स की ओरमुलम है, जो हमारी लेमन्स की ब्रूट है, और जो ये आउल एंड द नाइटिंगेल है, ये सारे जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में लिखे गए 13th सेंचुरी के, मतलब अर्ली 13th सेंचुरी में लिखे गए। द रेस्ट ऑफ द सेंचुरी इज ब्लैंक, आगे कुछ नहीं लिखा गया इतना। द प्रिंसिपल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी में बी कंसिडर ब्रीफली अंडर थ्री हेड, रिलीजियस, रोमांस एंड लिरिक। तो इसीलिए इस टाइम पे 3 कैटेगरीज बनाई गई है लिटरेचर की, सम काइंड ऑफ रिलीजियस वर्क, या फिर रोमांटिक टाइप रोमांस लिखे गए, एंड लिरिकल। रिलीजियस जो है, ऑफ द 3 इम्पोर्टेंट रिलीजियस वर्क ऑल इन वर्ड्स, 3 इम्पोर्टेंट हैं और सारे वर्ड्स में लिखे गए हैं, प्रोज में नहीं लिखे गए हैं। प्रोज हमारा बहुत लेट आएगा, सबसे पहले जो है वो वर्ड्स में ही लिखा जाता था सब कुछ। तो है रॉबर्ट मेनिंग्स की हेडलिंग्स सिन, हैंडबुक ऑफ सिन लिखा किसने, रॉबर्ट मेनिंग ने। इज ए ट्रांसलेशन फ्रॉम द फ्रेंच एंड कंटेन स्टोरीज और फेबल्स अबाउट वेरियस सिन, जो कि जो सिंस हैं उनके बारे में है, फेबल्स हैं मतलब कि जो मोरल स्टोरीज हैं वो हैं, और वो ट्रांसलेट की गई है फ्रेंच लिटरेचर से। द अदर वर्ड्स वर्क इज कर्सर मुंडी, सेकेंड रिलीजियस वर्क है हमारा कर्सर मुंडी। द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड ए ह्यूज पोएम है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, गिविंग द होल स्टोरी ऑफ द बाइबल टुगेदर विद द लाइव्स ऑफ द सेंट। और किसके बारे में बताया गया इसमें, सेंट्स के बारे में बताया गया है, और बाइबल की स्टोरी ही इसमें डिफाइन किया गया है। ऑल इनरिच्ड बाय द इमेजिनेशन ऑफ द एनोनिमस राइट ऑथर। द थर्ड है द प्रिक ऑफ कॉन्शियंस बाय रिचर्ड रोले ऑफ हैम्पोल, ए रिमार्केबल हर्मिट। उन्होंने भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा है इसको, द प्रिक ऑफ कॉन्शियंस। तो रिलीजियस पोइट्री कौन कौन सी हैं, 3 हैं, रॉबर्ट मेनिंग की हैंडलिंग सिन, सेकंड है कर्सर मुंडी, एंड थर्ड है द प्रिक ऑफ कॉन्शियंस। ये 3 जो है रिलीजियस पोएम्स हैं। सेकंड कैटेगरी है रोमांस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर cultivated during this period and for long afterwards was romance, stories of love and chivalry। रोमांस का मतलब सिर्फ लव से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो ऐसी स्टोरीज जिसमें जो सिवेलरिक हो, जो सिवेलरियस एक्शन से भरी हुई हों, उनको भी हम रोमांस की कैटेगरी में ही रखते हैं। वर वेरी पॉपुलर, जो कि इस टाइप के रोमांस जो है वो फ्रेंच लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। द मोस्ट पॉपुलर बिंग इज चैंसन डी गेस्ट और सॉन्ग ऑफ हीरोइक डीड्स, ये दैट सेंटर्ड अराउंड चार्ल मैग्नी एंड हिज नाइट, जो कि एक किंग थे, उनके किंग के बारे में और उसके नाइट्स के बारे में है चैंसन्स डी गेस्ट और सॉन्ग ऑफ हीरोइक डीड्स। These became popular in England and lead to the production of a great number of romances dealing with the heroes of France, Rome, Britain and England। तो इससे जो कि चैंसन्स डी गेस्ट थी, इससे जो है इन्फ्लुएंस होकर दूसरे रोमांसेस पे लिखे गए इंग्लैंड में और रोम में भी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ दोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी इज सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोमांस हमारा 14th सेंचुरी का कौन सा है, सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट। द ग्रीन नाइट अपियर बिफोर किंग आर्थर, जो ग्रीन नाइट है वो किसका नाइट था, किंग आर्थर का था। एंड द नाइट ऑफ हिज राउंड टेबल, जो किंग आर्थर उसके जो राउंड टेबल में जितने भी नाइट्स हैं उनके बारे में है गैविन एंड द ग्रीन नाइट, जो कि गैविन जो है वो किंग आर्थर के ही एक नाइट थे, and challenges anyone to strike him a blow on the condition that he will submit to a return blow from the Green Knight after a year at the Green Chapel. Sir Gavin gives the blow and cut off his head, at which the amazement of all the Green Knight calmly
picks up the hat and marches off hereafter on his way to the Green Chapel. Sir Gavin stays at a castle and is lavishly entertained by his host. ये सर गैविन की स्टोरी के बारे में बताया गया है इसमें. He is visited by the host wife who tempts him, but he resists her, accepting taking in few kisses and a magic girdle which make his severe. तो ये उसी की स्टोरी बताई गई है. सेकंड है फिर हमारा, तो दिस पोएम इज एंग्लो सेक्शन इन इट्स एलिटरेटिव लाइफ. जो गैविन एंड ग्रीन नाइट है वो सर गैविन की लाइफ के बारे में है. एंड दिस पोएम इन एंग्लो सेक्शन लिटरेचर जो है उसमें ये एलिटरेटिव वर्ड्स और वोकैबलरी के लिए रिमार्केबल है. नॉट ओनली फॉर इट्स स्टोरी इंटरेस्ट बट ऑल्सो फॉर इट्स पावरफुल डिस्क्रिप्शन एंड touches of humor dealing with Charles Mackay. Beside the Arthurian circle, there were hundreds of other romances, most of them translation or adaptation from French original, dealing with French, English, classical and even Oriental subject. तो बेसिकली जो रोमांसेस है वो फ्रेंच मॉडल्स को ही फॉलो किया जा रहा था इस टाइम पे. उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर कुछ रोमांस लिखे गए हैं. लिरिक में है द थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर वॉज लिरिक वॉज ओपन टू इंग्लिश वॉज द लिरिक. लव इज एन इम्पॉर्टेंट मोटिव इन लिरिक पोइट्री एंड दिस वॉज एब्सेंट इन एंग्लो सेक्शन पोइट्री. जो हमने पढ़ा कि एंग्लो सेक्शन पोइट्री जो वो चीयरलेस थी, उसमें लव एब्सेंट था. लेकिन जो मिडल इंग्लिश लिटरेचर में अर्ली पीरियड में जो लिटरेचर था उस टाइम उसमें जो है लिरिकल पोइट्री की थीम जो है वो लव थी. Moreover, love lyric being subjective or personal demand variety of meter of which Anglo-Saxon was incapable, these were now supplied by French example which lead to the production of a large number of charming lyrics in England. तो ये जो इंग्लिश में लिरिक्स लिखी गई थी वो भी फ्रेंच मॉडल्स को ही अडॉप्ट कर रही थी. ए फ्यू ऑफ दीज जैसे कि कुछ बताई गई हैं, कुकूज सॉन्ग एंड एलिसन्स लव सॉन्ग, ये सारी जो है लिरिकल पोइट्री उस टाइम पे लिखी गई थी. तो बेसिकली आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, इस वीडियो में हमने जो है मिडल इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड पढ़ा है कि स्टार्टिंग में मतलब मिडल जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी ग्रोथ कैसे हुई थी, कैसे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर और कल्चर के ऊपर फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस हुआ था. उसी की वजह से जो है इंग्लिश लिटरेचर में लिरिकल पोइट्री लिखी गई या हम कह सकते हैं रोमांसेस लिखे गए. जो वो कैब है वो सॉफ्ट हुई है, राइमिंग वर्ड्स लिखी गई हैं. जो इसके कंपैरिजन करें हम एंग्लो सेक्शन लिटरेचर से, तो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में एलिट्रेशन का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, ह्यूमरलेस पोइट्री थी, राइमिंग भी ज़्यादा यूज़ नहीं की जा रही थी. तो एक तरीके से वो लिटरेचर जो है वो कलरफुल नहीं था. लेकिन जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई उसके बाद इंग्लिश कल्चर के ऊपर जो है वो फ्रेंच कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. उसी के परिणाम स्वरूप जो हमारे इंग्लिश राइटर्स हैं इन्होंने फ्रेंच मॉडल्स को अपनाना शुरू कर दिया और फ्रेंच राइटर्स की तरह ही इंग्लिश में राइटिंग्स को लिखना स्टार्ट कर दिया. और इसमें जो है वो 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं. पहली थी हमारी जो 3 कैटेगरीज में फर्स्ट थी वो है रिलीजियस, तो रिलीजियस पोइट्री लिखी गई, फिर रोमांसेस लिखे गए एंड थर्ड है लिरिक. तो ये 3 टाइप की कैटेगरीज थी लिटरेचर की इस पीरियड में, जो कि मिडल इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड फर्स्ट है, मतलब पार्ट 1 है. नेक्स्ट वीडियो में हम मिडल इंग्लिश लिटरेचर के लेटर पीरियड को पढ़ेंगे, सेकंड पीरियड को पढ़ेंगे, जहाँ से हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जोफ्री चौसर की एंट्री हुई थी और उन्होंने कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया था और अपनी राइटिंग्स को इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर का उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया. तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या वीडियोज़ में कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बिना मुझे कुछ सुझाव दीजिए ताकि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.